स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। ये एक छोटा सा कार्यक्रम है, इसमें हम किसी एक समाचार पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे और उस मुद्दे में, उस पूरे मामले में दरअसल है क्या, इस मामले के मर्म में क्या है और इसकी वास्तविकता क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह कार्यक्रम एक प्रयास है जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में टू कट द क्लटर, यानी कि किसी भी चीज पर आजकल अगर हम न्यूज देखते हैं या समाचार देखते हैं तो हमको बहुत सारा अवांछित ज्ञान जो होता है, अननेसेसरी नॉलेज जो है, वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलती है। और वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कई बार क्या होती है कि हमारा जो ओपिनियन होता है, हमारा सोचने का तरीका होता है, उसको थोड़ा सा ढक देती है और हमको वास्तविक तथ्य प्राप्त नहीं हो पाते। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास ये करेंगे कि आप तक वास्तविकता में जो सच्चाई है, जो सही कथन है, वो पहुंचे। तो आज की हम शुरुआत करेंगे PLI पर जो एक विवाद हुआ है हाल ही में। आप में से कई लोगों को शायद ये पता होगा, कई लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो है भारत सरकार के, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में भारत सरकार की सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड एक योजना है, उसको लेकर अभी हाल ही में एक छोटा सा विवाद हुआ है। तो उस विवाद पर हम थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस विवाद के परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि यार ये हमारा आज का छोटा सा इंडेक्स है। कोई भी लेक्चर है, आपको पता होना चाहिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में जानेंगे PLI है क्या, फिर जानेंगे कि रघुराम राजन साहब ने एक जो पेपर लिखा है उसके कारण क्या प्रश्न इस पर उठे हैं, और उसके बाद इस पूरी बात का परिप्रेक्ष्य क्या है, इस पूरी बात का मर्म क्या है, इसको हम समझेंगे। संक्षेप में करेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम एकदम संक्षेप में करने की कोशिश करेंगे। तो भाई सबसे पहली चीज क्या है, PLI के बारे में हमने जाना जब भारत में कोविड फैला। कोविड के समय हम सबने देखा कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और आत्मनिर्भर भारत स्कीम लॉन्च की। आत्मनिर्भर भारत का मर्म यह था कि हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो कि बहुत सारी चीजों में आत्मनिर्भर हो, जो कि अपनी खुद की चीजें खुद बनाता हो, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत योजना हमने शुरू की। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो होती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होती है कि यार कोई भी चीज जो बनती है वो कोई एक जगह तो बनती नहीं है। आजकल कोई भी चीज, आपको छोटी से छोटी, आपके पास जो लैपटॉप है, जो मोबाइल फोन है, वो कोई एक जगह तो बनता नहीं है। उसके कुछ पुर्जे कहीं बनते हैं, कुछ पुर्जे कहीं और बनते हैं, और इस तरह से वो धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते एक आखिरी आकार लेता है। तो ये कहलाती है सप्लाई चेन। इस सप्लाई चेन में हम चाहते थे कि हमारी एक मजबूत स्थिति हो, हम भी एक बड़े प्लेयर इस सप्लाई चेन में बन के उभरे, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण माना गया इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बहुत महत्वपूर्ण क्यों माना गया? एक तो यार इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है, पिछले 4 वर्षों में करीब 25% एनुअल ग्रोथ के लाके दे रहा है। दूसरी चीज यह है कि यह भविष्य का उद्योग है, यह भी हमको पता है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा जो एक ऐसा उद्योग अगर मैं आपसे कहूं जिसमें आपको सबसे ज्यादा विस्तार की या विकास की संभावनाएं दिखती हैं, तो आप में से ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक या उससे जुड़े उद्योगों की ही बात करोगे, है ना। तो ये निश्चित तौर पे इसमें बहुत ज्यादा विकास की संभावनाएं हैं। तो सरकार ने क्या किया, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसको हम कहते हैं PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यानी कि आप अपने अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप एक ऐसी कंपनी है, तो आप जैसे जैसे अपना उत्पादन बढ़ाएंगे वैसे वैसे सरकार आपको इंसेंटिव देगी, सरकार आपको इनाम देगी, कैश देगी। यह अपने आप में बहुत बड़ी योजना थी। सरकार ने बड़े जोर शोर से इसको लॉन्च किया और इसमें कुल 22 कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई, और इन 22 कंपनियों में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल थी। जैसे जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर हैं, सैमसंग, फॉक्सकॉन वगैरह, इन सब ने रुचि दिखाई। भारत में भी लावा, माइक्रोमैक्स, इन सब ने रुचि दिखाई। और सरकार ने क्या किया, देश के अंदर अगर आप उत्पादन करेंगे तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और इसका उद्देश्य सिंपल था कि यार एक तो हम आपूर्ति श्रृंखला में अपना स्थान चाहते थे। हम चाहते थे कि यार हम जो है मैन्युफैक्चर करें, हमारे यहां जो मोबाइल फोन है, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग खास तौर पे एक बड़े स्तर पे हो। और दूसरा, निश्चित तौर पे जब भी आप भारत में उद्योगों की बात करेंगे, एक बड़ा जो सवाल हमेशा आता है वो है रोजगार। और तीसरा क्या है यार, चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा जो है
वो बढ़ता ही जा रहा है। व्यापार घाटा क्या होता है कि हम जितना चीन से सामान मंगाते हैं और जितना उनको भेजते हैं, और इस व्यापार घाटे में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के हिस्से को कवर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए भी ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, पीएलआई। इसके पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बहुत जल्दी से एक चीज बता देता हूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाउंडेशन कोर्स का बैच नंबर 6 आ रहा है 7 जून से। आप ये शुद्ध हिंदी का बैच है, पूरी तरह से हिंदी का। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी इसमें कराई जाएगी। शाम को 6 बजे क्लासेस होंगी। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास के जरिए करीब 13 महीने में आपका सिलेबस पूरी तरह से समाप्त कराया जाएगा। आप इसके जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि आपको मेंटोर मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सारी चीजें जो हैं ये आप जाके हमारी ऐप या वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आप एजे लाइव कोड लगाकर एनरोल करना चाहते हैं तो एक विशेष ऑफर चल रहा है, आपको यह मात्र 17,499 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। ये याद रखिएगा, बैच जो है वो 7 जून से प्रारंभ हो रहा है, ज्यादा लेट मत कीजिएगा। अगर आपका लक्ष्य जो है वो अभी एनसीईआरटी करना है कि यार हमको एनसीईआरटी समाप्त करना है, तो एनसीईआरटी का भी याद रखें कि एनसीईआरटी का भी हमारा बैच नंबर 2 जो है वो आ रहा है, ये बैच 2 आ रहा है, जो कि 10 जून से हमारा प्रारंभ हो रहा है। वो भी आप अगर एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको मात्र 1499 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। अगर आप मेरे से आगे चर्चाओं के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप इन तरीकों से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम है, अतुल_UPSC इंस्टाग्राम है, atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से अपनी चर्चा के साथ। तो अब क्या है, ये इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज थी, लेकिन इसमें साथ के साथ सरकार ने एक शर्त ये लगाई, सरकार को यह कर किया कि यार जो वर्तमान में उद्योग हैं वो भी तो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी जो वर्तमान की सेल है उसको ही दिखाना शुरू कर दें और उस पर इंसेंटिव ले लें। तो सरकार ने यह स्पष्ट किया कि 2019-20 को बेस ईयर बनाया कि 2019-20 का जितना उत्पादन है उसकी तुलना में आप जितना उत्पादन बढ़ाओगे, जितना आपका इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगा, उस पे ही आपको इंसेंटिव मिलेगा। ये क्लियर किया। वरना सोचिए अगर मेरी भारत में इंडस्ट्री है, मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता हूं तो मैं भी अप्लाई कर दूंगा, और मैं तो पहले ही बना रहा था, अब उस पर मेरे को इंसेंटिव भी मिलने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है। 2019-20 के बाद से आप जितना प्रगति करोगे, जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, याद रखिए इसीलिए नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, ये इसके लिए लक्ष्य है। ठीक है, और आप इसमें जो भी निवेश करोगे वो तकनीकी क्षेत्र में ही करोगे, R&D में ही करोगे। वरना अक्सर क्या करती हैं, क्योंकि सरकार ये भी देखती है कि आप निवेश कितना कर रहे हो, तो अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, जमीन खरीद लेती हैं, बिल्डिंग खरीद लेती हैं। इस पे ये कहा गया नहीं, ऐसा नहीं है। निवेश जो आपका देखा जाएगा वो केवल तकनीकी R&D के क्षेत्र में ही देखा जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो पीएलआई की स्कीम है ये चालू हुई, और सरकार हमेशा ये बहुत ही जो है भारत सरकार क्लेम करती है कि यार ये हमारी अब तक की सबसे शानदार और सबसे सफल स्कीम्स में से एक है। और उसका एक्चुअली डेटा भी है दिखाने के लिए हमारे पास। सरकार डेटा भी दिखाती है कि 2018 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें भारत से मोबाइल फोन का निर्यात करीब $300 मिलियन का था। ठीक है, लेकिन अगर हम 2023 में आ जाएं, 5 साल हुए, 5 साल बाद ये जो मोबाइल फोन का निर्यात है ये $11 बिलियन हो चुका है। तो $300 मिलियन से $11 बिलियन तक ये पहुंच चुका है। तो करीब करीब अगर आप 1 बिलियन में 900 मिलियन भी मान लो तो भी आप देख सकते हो कि करीब करीब 34-35 गुना ये आपको एक विस्तार देखने को मिला है, जो कि बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो निश्चित तौर पे अगर आप ये आंकड़े देखोगे तो आपको इसमें कोई संदेह ही नहीं होगा कि ये तो बहुत सफल योजना रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार, अगर कोई डाउट नहीं होता तो मैं ये चर्चा क्यों कर रहा होता। तो डाउट इसमें आता है एक दूसरी चीज से, और वो दूसरी चीज क्या है, वो दूसरी चीज है रघुराम राजन का एक पेपर। तो रघुराम राजन हम सभी को पता है बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। तो रघुराम राजन ने लिंक्डइन पर अपना एक 8 पेज का पेपर डाला। एक हफ्ते पहले की बात है, 7 दिन पहले रघुराम राजन ने लिंक्डइन पर एक पेपर डाला जिसको उन्होंने लिखा है, 2 और अर्थशास्त्रियों ने साथ में लिखा है, जहां पर उन्होंने भारत के इस पीएलआई प्रदर्शन का एनालिसिस किया। आपको पेपर दिखाऊंगा, वो पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, चिंता मत कीजिए, वही पेपर, एक्चुअल पेपर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे रघुराम राजन क्या कहते हैं कि यार भारत में ना आप जो क्लेम कर रहे हो कि पीएलआई के कारण हमारे यहां इतना उत्पादन होने लगा है,
आपके यहां उत्पादन नहीं हो रहा है। रघुराम राजन ने क्या कहा कि वास्तविकता में क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, बाहर से बन के आने वाले मोबाइल फोन पे टैक्स लगा दिया, बहुत ज्यादा आपने टैरिफ लगा दिया। तो उत्पादकों ने सोचा कि यार दो तरह से फायदा उठाते हैं, हम मोबाइल फोन नहीं मंगाते बाहर से, सारे तत्व जो हैं उसके बाहर से मंगवा लेते हैं, भारत में केवल उनको असेंबल करेंगे, केवल उनको जोड़ेंगे। तो कैसा लगेगा कि यह मोबाइल फोन मेड इन इंडिया है, जबकि क्या वास्तविकता में वो मेड इन इंडिया है? उसके सेमीकंडक्टर भारत में नहीं बने, उसकी स्क्रीन भारत में नहीं बनी, उसके सर्किट भारत में नहीं बने, उसमें कुछ भी भारत में नहीं बना, भारत में केवल उसको असेंबल किया गया। तो इससे क्या होगा, एक तो जो बने बनाए मोबाइल फोन आयात करने पर टैरिफ है वो बच जाएगा, और दूसरा भारत के पीएलआई का फायदा मिल जाएगा, क्योंकि हम दिखा सकते हैं कि हमने भारत में बनाया है इस फोन को। तो रघुराम राजन का यह कहना है कि निर्माताओं ने उच्च टैरिफ से बचने के लिए सभी तत्वों का आयात कर लिया और भारत में केवल असेंबली करी। ठीक है, और मोबाइल के सभी तत्व, इसका वो सबूत दिखाते हैं, सभी तत्वों का जो आयात है वो कई गुना बढ़ा, मैं आपको दिखाऊंगा ये। और वो कहते हैं कि अगर इन तत्वों के आयात को मोबाइल के निर्यात के साथ जोड़ा जाए तो भैया पहले तो हम 300 मिलियन का फिर भी निर्यात करते थे, अब तो हम नेट आयातक बन गए हैं। एक बात, अब यहां पे इस बात को समझने के लिए एक बार ये पेपर देख लेते हैं, जो राजन साहब का पेपर है, एक बार इस पेपर को हम देख लेते हैं तो हमको ज्यादा बेहतर समझ में शायद ये आएगा। हाँ जी, ये वो पेपर है जो रघुराम राजन साहब ने लिखा है, दो अन्य अर्थशास्त्रियों के साथ। टेक्स्ट वेक्स्ट छोड़ दीजिए आप, कोई बात नहीं, हम सीधा ग्राफ पे जाते हैं। तो ये ग्राफ मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, आप इसको देख पा रहे होंगे। तो ये ग्राफ जो है, तो मैं कलर बदल लेता हूं, हाँ भाई, तो ये ग्राफ जो है आप यहां पर देख सकते हैं, ये नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ फाइनल मोबाइल फोन है, बने हुए मोबाइल फोन का निर्यात है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे हम 2018-19 में हम कुछ ये आप देख रहे हैं, ये हमारे ब्लू वाले एक्सपोर्ट हैं, रेड वाले इंपोर्ट हैं। ठीक है, तो हमारे एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं, नीले वाले हमारे एक्सपोर्ट हैं और लाल वाले हमारे इंपोर्ट हैं। इंपोर्ट हमारा कम होता गया, एक्सपोर्ट देखिए हमारा किस तेजी से बढ़ता गया, ये दिख रहा है। और ये जो बार ग्राफ है ये हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे हमारे एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से कहीं ज्यादा है, अगर आप मोबाइल फोन की बात करें, यही सरकार का दावा भी है। ठीक है, सही बात है। राजन साहब कहते हैं कि असली कहानी यहां नहीं है, राजन साहब कहते हैं कि असली कहानी कहीं और है। वो कहते हैं कि भैया असली कहानी ये है कि चलिए आपके मोबाइल फोन का निर्यात तो बढ़ा, लेकिन मोबाइल फोन का निर्यात बढ़ने के साथ साथ आपके यहां सेमीकंडक्टर, पीसीबीए, डिस्प्ले मॉड्यूल्स, ये सारे क्या होते हैं, मोबाइल फोन बनाने का कच्चा माल होता है, जिनके साथ मोबाइल फोन बनता है। अगर आप इनको देखेंगे तो यार इनका देखो इंपोर्ट कितना बढ़ गया। इनका अगर आप इंपोर्ट देखना शुरू करेंगे तो आपको एक सीधा सीधा बढ़ता हुआ इंपोर्ट यहां पर नजर आएगा कि निश्चित तौर पे इनके इंपोर्ट में आप यहां से देखिए आपको एक अप की तरफ जाता हुआ ये नजर आ रहा है, और इनका एक्सपोर्ट भी है। तो अगर आप इस वाले ग्राफ को देखें कि इनका हम नेट इंपोर्ट कितना करते हैं, तो आपको दिखना शुरू होगा कि ये देखिए किस तरह से यहां पर हम करीब इतना इंपोर्ट कर रहे थे, इतना इंपोर्ट था हमारा नेट, और अब यहां देखिए हम कहां तक पहुंच गए हैं। यानी कि मोबाइल फोन बनाने के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो हम बहुत कई गुना ज्यादा मंगवाने लगे हैं। तो हमारा मोबाइल फोन का निर्यात तो बढ़ा है, लेकिन सारी चीजें तो हम बाहर से ही मंगवा रहे हैं। तो वास्तविकता में हमारे देश में केवल असेंबली हो रही है। तो अब राजन साहब ने इसका नेट इफेक्ट निकालने के लिए क्या किया, इस वाले ग्राफ को मोबाइल फोन के निर्यात वाले ग्राफ के साथ जोड़ा। ठीक है, तो अब ये वाला ग्राफ हमें क्या दिखाता है, ये वाला ग्राफ हमें दिखाता है कि अगर हम मोबाइल फोन का जो निर्यात था और जो उसके जो कच्चा माल था, उसका जो आयात निर्यात का जो था, अगर हम उन दोनों को जोड़ दें तो ये हमको क्या बताता है कि भाई यहां पर आप देखिए कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारा जो नेट, यानी कि जितने का हम निर्यात कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कच्चे माल का हम आयात कर रहे हैं। यानी कि वास्तविकता में आपका एक लक्ष्य मैंने क्या बताया था कि आपको अपना व्यापार घाटा कम करना था। यह आपका एक लक्ष्य था कि नहीं था? याद है, बताया था आपको चीन के साथ व्यापार घाटा कम करना है। क्या यहां पे आपको व्यापार घाटा कम होता हुआ दिख रहा है? ये देखिए आपका जो पूरा जो व्यापार है वो नेगेटिव होता जा रहा है। ये रघुराम राजन साहब का असर्शन है कि भैया आप कर क्या रहे हो, आपके यहां केवल असेंबली हो रही है।
और दरअसल इसमें हो क्या रहा है कि वो सारी चीजें जो है बाहर से मंगवाई जा रही हैं और उनका आयात कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो आप एक असेंबली हब तो जरूर बन गए हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब आप अभी भी नहीं बने हो। यह रघुराम राजन साहब का यहां पे कहना है, यह उनका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब यह उन्होंने इस बार कहा है, यह राजन साहब की जो बात है यह हमको समझने की आवश्यकता है। इतनी सी बात उन्होंने कही है। ठीक है, यह उन्होंने कहा कि वास्तविकता में अगर आप सही आंकड़े देखें तो हम लोग तो यार नेट आयातक बन गए हैं, हमारा आयात का जो बिल है वो वास्तव में कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। यह राजन साहब का आरोप है। यह आरोप नहीं कहना चाहिए, यह उनका मैथमेटिकल फाइंडिंग है कि भाई ये हमारे साथ, तो पीएलआई स्कीम की सफलता को वो कहते हैं हमें इस परिप्रेक्ष्य से भी देखना चाहिए, इस पर्सपेक्टिव से भी हमको देखना चाहिए। ठीक है, यह अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। अब एक बार आगे आते हैं, संभावित कारण क्या हो सकते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो भाई ऐसा क्यों हो सकता है, क्या इसका कोई तरीका हो सकता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ और कारण रहा होगा। तो वो क्या तरीके हो सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि या तो हमारी घरेलू मांग इतनी बढ़ गई हो कि यार हम मोबाइल फोन हम आयात करते हैं पर हम निर्यात कम करते हैं क्योंकि भारत में ही बहुत ज्यादा मोबाइल फोन कंज्यूम हो जा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, हमने दुनिया भर के चिप्स मंगाए, सेमीकंडक्टर मंगाए, कैमरास मंगाए, उन सबके मोबाइल फोन बनाए, लेकिन उन मोबाइल फोन का हम उतना निर्यात नहीं कर पाए क्योंकि भारत में लोगों ने खरीद लिए। लेकिन यह सत्य नहीं है। अगर आप मोबाइल फोन के कंजम्पशन का डेटा देखेंगे तो भारत में मोबाइल फोन का कंजम्पशन जो है वो ऊपर नीचे ही रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो तत्व आपने आयात किए, जैसे आपने सेमीकंडक्टर मंगाए वगैरह वगैरह, उनका प्रयोग तो मोबाइल के अलावा और कहीं भी हो सकता है। हो सकता है वो टीवी में लग रहे हो, गाड़ियों में लग रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यह बात सही है। ये राजन साहब ने फिर से इस पर भी मैथ किया है और उन्होंने कहा कि अगर आप जितना आयात कर रहे हो उसका 60% से ज्यादा कहीं और लग रहा है, तब तो आप फिर भी नेट जीरो पे हो, वरना आप नेट आयातक ही रहोगे। यानी कि अगर आप 40% से एक भी ज्यादा अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, जो कि निश्चित तौर पे हो रहा होगा, तो आप नेट आयातक ही हो। और यह केवल राजन साहब की रिपोर्ट को कंफर्म करती है। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है, क्रेडिट स्विस एक बहुत बड़ा बैंक है, उनकी एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी यह कहा है कि भारत में क्या हो रहा है, वास्तव में नेट असेंबली हो रही है। भारत में चीजों को जोड़कर बनाया जा रहा है, असेंबली की जा रही है। यह एक पीएलआई पर एक छोटा सा विवाद था जो रघुराम राजन साहब के एक पेपर से उठा। अब इसमें हमारे लिए क्या निष्कर्ष है? यार देखो, अब यार उन्होंने इतने गणित के साथ, इतने तथ्यों के साथ बात कही है तो गलत नहीं है, यह बात सही है। निश्चित तौर पे कोई भी सरकार यह प्रयास करती है कि अपनी योजनाओं की सफलता को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताए, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, इसमें कोई अनूठी बात नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि यार चलिए एक बार को मान लिया कि भारत में केवल असेंबली ही हो रही है, भारत में बन नहीं रहा, केवल असेंबल किया जा रहा है। लेकिन अगर आप असेंबली भी कर रहे हैं तो भी रोजगार तो है ना, उसमें भी रोजगार तो उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे, लोगों को काम तो वहां भी मिलेगा, तो रोजगार तो निश्चित तौर पे उसमें भी उत्पन्न होगा ही होगा। तो जो एक बड़ा लक्ष्य भारत सरकार का था कि लोगों को रोजगार मिले, वो यहां भी पूरा होगा। दूसरी चीज क्या है कि यार आप एक बात को समझिए कि चीन का भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का इतिहास पढ़ें तो आप ये पाएंगे कि चीन ने भी एक दिन उठ के अचानक से सब कुछ उत्पन्न करना शुरू नहीं कर दिया था। चीन ने भी पहले जो मूल्यवर्धन का निम्न स्तर होता है, मूल्यवर्धन मतलब वैल्यू एडिशन जो आप करते हो किसी चीज में, कि आपने बहुत सारी चीजें ली, उनको असेंबल कर दिया, अलग अलग चीजों के दाम कम थे, आपने जोड़ के एक बना दिया, दाम बढ़ गया, ये हो गया मूल्यवर्धन। तो चीन ने भी मूल्यवर्धन का जो लोअर लेवल है, यानी कि जो जैसे लोअर लेवल क्या होता है, जैसे असेंबली में क्या होगा, अगर आप 1000 रुपए का सामान मंगा के उसको असेंबल कर दोगे तो वो 1200 का बिक जाएगा। ठीक है, तो वो 200 रुपए का वैल्यू एडिशन उसमें आपने किया। तो ये निम्न स्तर के मूल्यवर्धन से ही चीन ने भी शुरुआत की थी। ऐसा नहीं हुआ कि चीन अचानक से एक दिन उठ के दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया। ये एक लंबी प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग में महाशक्ति बनना, एक बड़ी शक्ति बनना लंबी प्रक्रिया है, और इसमें तुरंत परिणाम आएगा ये सोचना गलत है। तो शायद भारत अभी वो शुरुआत कर रहा है, और अगर भारत असेंबली के साथ भी शुरुआत कर रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हम अभी असेंबली से शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। इसके अलावा एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, इस तरह की फॉक्सकॉन हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियां जब भारत आएंगी, भले ही वो अभी असेंबली के लिए आए, लेकिन अगर वो आएंगी, भारत में प्लांट लगाएंगी, भारत में असेंबली ही करा रही हैं अभी,
तो आगे जाके उनके वैश्विक चेन में भारत एक ऑप्शन की तरह रहेगा कि नहीं, कि यार हमें कहीं उत्पादन करना है तो हम भारत को कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमारी सरकार, हमारे देश की जो माहौल है, जो परिवेश है, वो उनको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे वो आगे और भी हमारे यहां काम कर सकते हैं। तो बात रघुराम राजन साहब की एकदम सही है कि पीएलआई के जो लाभ हैं, पीएलआई से जो हमको लाभ हुआ है, इसकी जो सफलता है, उसको थोड़ा अतिशयोक्ति के साथ बताया गया है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन तब भी यह कहना कि यार केवल असेंबली करने का क्या फायदा, यह भी गलत बात है। असेंबली करने में भी फायदा है। और याद रखिए, मैं आपको बार बार बताता हूं कि विकास की यात्रा में भारत ने हमेशा मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टेप था वो मिस कर दिया है। तो ये सारे स्टेप्स शायद मिलके भारत को वो मिसिंग मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप लाके देंगे, जिससे भारत में रोजगार वही पैदा होगा। तो ये था आपका पीएलआई का जो विवाद था, ये जो पूरी चर्चा थी, ये आपको बहुत संक्षेप में मैंने बताने की कोशिश की कि ये पीएलआई को लेकर रघुराम राजन साहब के पेपर में क्या कहा गया और उस पेपर के आधार पे हम इस मुद्दे को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा तकनीकी होती है इकोनॉमिक्स कई बार, लेकिन तब भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बेहद सिंपल भी होती है। तो मैं आपको जाते जाते एक बार दोबारा बता दूं कि 7 जून से हमारा स्टडी IQ IAS हिंदी का जो फाउंडेशन बैच है, उसका बैच नंबर 6 शुरू हो रहा है। आप AJ लाइव कोड लगा के उसको मात्र 17,499 में प्राप्त कर सकते हैं। शाम 6 बजे क्लासेस होंगी, रोज 3 घंटे की। 13 महीने में आपको पूरा सिलेबस समाप्त कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं तो हमारा जो एनसीईआरटी का दूसरा बैच है, वो मैं आपको बता दूं कि बैच नंबर 2 जो है हमारा, वो 10 जून से प्रारंभ हो रहा है। और ये जो है उसको भी आप AJ लाइव कोड लगा के मात्र 1499 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर या अन्य किसी चीज पर मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं तो ये मेरे साथ जुड़े रहने के तरीके हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा एक और ऐसी न्यूज लेकर जिसमें आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी फिर से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।